नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका अग्नि डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री की इस क्लास में आज हम लोग सॉल्यूशंस के दूसरे पार्ट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहला पार्ट डिस्कस हो चुका है जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस की तैयारी करना तो आपके पास है अग्नि डिफेंस एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा लिंक सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? एक्सप्रेसिंग concentration of the solution। ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली देखा जाए तो किस चीज़ पर ये निर्भर करता है, ये क्या चीज़ हमें समझाता है, क्या इसमें बातें होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जो हो रही है बात हो रही है, ये है अगर हम हिंदी बोले मात्रा। ठीक है ना, मात्रा। अब मात्रा किस चीज़ की? मात्रा किस चीज़ की? क्योंकि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं तो उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मापा जाता है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन मापा जाता है। या तो आप सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन को मापेंगे या फिर क्या करेंगे, आप सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन को मापेंगे। इतना क्लियर है? जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास 2 ग्लास के बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, और इस ग्लास के बर्तन में पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और अगर मैं पानी की बात करूं और थोड़ा सा आपको ये बोलूं कि इसके अंदर कुछ चीज़ मिली हुई है और इसके अंदर कुछ चीज़ मिली हुई है, तो मैं आपसे बोलूँगा इन दोनों सॉल्यूशन में अंतर क्या है। मैं बोलूँ सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे सर जो ए है उसमें सॉल्यूट कम मात्रा में है और जो बी है उसमें सॉल्यूट क्या है, बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है बेसिकली आप देख कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट क्या है, कम है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, सो जब हम इसको देख कर कहते हैं, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज मेथड इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, व्हेन वी सी, ठीक है ना, तो हमें पता चलता है कि हम देख के जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो क्या है, क्वालिटेटिव मेथड होता है। तो मैंने एक सॉल्यूशन ए लिखा, सॉल्यूशन बी लिखा, दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, किसमें सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, ये हम देख के बता सकते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव मेथड। लेकिन क्वालिटेटिव मेथड जो होता है ये रॉन्ग मेथड होता है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का, कि हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए क्वालिटेटिव मेथड को नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि भैया आपका दूध वाला जो है वो दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, और बोलो कि ये दूध ए है, ये दूध बी है, पहचान लोगे? दूध में पानी मिला पहचान लोगे क्या देख के? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब आपको नहीं पता है कि दूध सॉल्यूट है कि दूध पानी सॉल्वेंट है। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन दूध का कैसे निकाले, कॉन्सेंट्रेशन दूध का कैसे निकाले, हमें कैसे पता चलेगा? सो क्वालिटेटिव मेथड जो होता है वो हर जगह कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए किसका काम करना पड़ता है? हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स को देखना पड़ता है। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब जिसकी गणना की जा सके, जिसकी क्या की जा सके, गणना की जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसका आंकड़े निकाले जा सके, वो क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटी क्या है उसकी? अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 ml का, अगर 100 ml का सॉल्यूशन है और इसमें 80 ml का पानी मिला हुआ है और 20 ml का क्या मिला हुआ है, 20 ml का क्या मिला है, मान लीजिए दूध मिला हुआ है, तो निकल गई ना क्वांटिटी, निकल गई क्वांटिटी। आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, आपने बोला कि भैया उसमें क्या निकला है, 20 ml का क्या निकला है, दूध निकला है, 80 ml का क्या निकला है, पानी निकला है। लेकिन देखने पर ये चीज़ नज़र आती है, देखने पर ये चीज़ नज़र नहीं आती है। तो दैट्स वाई जो आपका ये टॉपिक है एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें सॉल्यूशन में कौन सा कंटेंट, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में क्या उसमें भरा गया है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इतना क्लियर है? अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, सॉल्यूशन किस किस तरीके होता है, किसको हम गैसेस सॉल्यूशन बोलेंगे, किसको हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, किसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना? लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्रा है उसकी अगर गणना कर सकें, उसको अगर हम क्या कर सकें, उसके आंकड़े अगर हम निकाल सकें, तो दैट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर फॉर knowing the concentration of a solute and solvent in a solution. If we want to find exact concentration, whether that concentration refers to solute or solvent,
we have to only apply the quantitative method, not qualitative method. क्वालिटेटिव मेथड से चीज़ें आपको दिख सकती है, एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा एग्जैक्ट क्या होगी वो नहीं निकल सकता. इतना क्लियर है? यस और नो? ठीक है. तो इस तरीके के बहुत सारे मेजर्स जो हैं उस क्वांटिटी मेथड के बता रखे. तो देयर आर सेवरल मेजर्स. ठीक है, देयर आर सेवरल मेजर्स टू फाइंड quantity of solute and solvent in solution. Solute and solvent in a solution. इतना क्लियर है? तो कोई एक तरीका नहीं है, तरीके हमारे पास बहुत सारे, जिन तरीकों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि किसी में कितना क्या मिला हुआ है. इतना क्लियर है? सबसे पहला तरीका जो है वो है मास परसेंटेज. क्या है? मास परसेंटेज. इस मास परसेंटेज को आप W/W के से भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. एक मास परसेंटेज को डिफाइन कैसे किया जाएगा? मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय mass of the solution, mass of the total component of the solution. ठीक है, total component of the solution. और किसी भी चीज़ को अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो उसको किससे इंटू हो जाता है? इंटू 100 हो जाता है. ठीक है ना? इतना क्लियर है? ठीक है, यस और नो? कुछ समझ में आया? मास परसेंटेज जो है वो एक तरीके से मेजर है, एक मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी सॉल्यूशन में उसके कंपोनेंट को क्या निकाल सकते हैं, वो कितनी मात्रा में, किस अमाउंट में आप उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 100 ml का सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, 100 ml का क्या है, सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है. तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एग्जांपल ना लेकर हम परसेंटेज में ले सकते हैं. मास है तो ग्राम में लेना पड़ेगा. ठीक है ना? मैंने बोला कि 10 ग्राम है, क्योंकि मास की बात हो रही है ना, मास किस में आता है, ग्राम में आता है. मैंने बोला 10 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज रखा हुआ है और मेरे पास 90 ग्राम क्या रखा हुआ है, मेरे पास पानी रखा है, वाटर रखा है. तो मेरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा. जिस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में क्या होगा, 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा. इतना क्लियर है? यस और नो? अब मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, अब कंपोनेंट अगर सॉल्यूट है तो यहां पर 10 ग्राम हो जाएगा, बताओ. और मास ऑफ द टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कंपोनेंट क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस वाटर, यानी 100. इतना क्लियर है? इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो अगर 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या कितना निकल जाएगा, 10%. तो हम बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास परसेंटेज क्या निकल जाएगा, इसका 10% निकल जाएगा. इतना क्लियर है? यस और नो? ठीक है ना? तो जब हम कभी मास परसेंटेज को निकालते हैं तो मास परसेंटेज में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में कोई कंपोनेंट दे रखा है, मैंने बोला कि भाई उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का कितना है, सॉल्यूट इसमें क्या है, ग्लूकोज, जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं. तो मैंने बोला भाई सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट कितना है आपका, मास ऑफ द कंपोनेंट कितना है, 10 ग्राम है. टोटल मास कितना है, टोटल कंपोनेंट क्या हो गया, टोटल कंपोनेंट आपका ग्लूकोज भी हो गया, टोटल कंपोनेंट आपका वाटर भी हो गया, दोनों को मिलाकर 100 ही तो हुआ. तो 10/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया. सॉल्वेंट का निकालना होगा तो कितना निकलेगा, 90/100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो यानी 90%. यानी मैं कह सकता हूँ ना कि एक सॉल्यूशन में क्या है, मैं कह सकता हूँ कि इस सॉल्यूशन में 10% क्या है, 10% ग्लूकोज है, 10% क्या है, ग्लूकोज है, और 90% क्या है, इसमें वाटर है. इट मीन्स मैंने एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में उसमें क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन मौजूद था उसको परसेंटेज में निकाल दिया. आप समझ रहे हैं? यस और नो? समझ में आ गया? तो मेरे पास एक पानी का ग्लास था, उस ग्लास में मैंने 10 ग्राम क्या लिया, ग्लूकोज लिया, और 90 ग्राम क्या लिया, मैंने पानी लिया, उसको मिला दिया, तो 10 और 90 100 ग्राम को क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया. मैंने आपके सामने रख दिया, क्वालिटेटिवली आपने पहचान लिया कि सर पानी जो है साफ़ नहीं है, इसमें कुछ मिला हुआ है. इतना क्लियर है? इसमें कुछ घुला हुआ है. मैंने बोला बेटा क्या घुला हुआ है, जरा बताओगे आप.
तो आपने बोला सर आपने क्या मिलाया है, मैंने बोला कि भाई मैंने तो इसमें ग्लूकोज मिलाया है, कितना ग्राम मिलाया है, 10 ग्राम मिलाया है। आपने पानी कितना लिया, 90 ग्राम पानी लिया, तो वो बोल देगा सीधे 10% सर आपने इसमें क्या मिलाया है, ग्लूकोज मिलाया है, और 90% आपने इसमें क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। तो यानी मैंने किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट को जान लिया, तो मास परसेंटेज से आप जान सकते हो, ठीक है। अब इस तरह का जो मेथड होता है, इस तरह का जो मेथड होता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल फैक्ट्रीज। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर भी केमिकल्स यूज़ होता है, उन केमिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए, डाइल्यूट बनाने के लिए हम उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा या कम कर देते हैं। आपने सुना होगा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट HCl, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो परसेंटेज में डिपेंड करता है। तो उसमें लिखा होता है कि इतना परसेंट इसमें क्या है, HCl है, उसमें लिखा होगा कि भाई 10% क्या है इसमें HCl है, 90% क्या इसमें वाटर है। तो जितनी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जब हम वहाँ पर जब किसी सॉल्यूशन का क्या निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, तो वहाँ पर मास परसेंटेज का क्या होता है, यूज़ अक्सर किया जाता है। इतना क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अब एक और आता है, एक और तरीका है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मास परसेंटेज होता है वैसे क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, इसको V/V से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको किसी चीज़ का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट वैसे आपको करना पड़ेगा, जैसे आपने मास ऑफ द कंपोनेंट निकाला था ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से इसको इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। एक बात आप हमेशा रखिए कि कोई भी चीज़ ठोस होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, तो उसको हमेशा ग्राम में कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसको ग्राम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप उसे लीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वॉल्यूम शब्द जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, या तो वो पानी के लिए यूज़ होता है या फिर वो हवा के लिए यूज़ होता है। इतना क्लियर है। तो जब भी आप वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, लिक्विड सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने मास को देखा था, मास में ग्राम आया था। इसका मतलब जो बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम ज़्यादा उसमें चेक करते हैं, यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इतना क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई किसी पानी में, मैंने बोला कि किसी वाटर में 10% इथेनॉल है, किसी पानी में क्या है, 10% इथेनॉल है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं लिक्विड वाले की बात कर रहा हूँ कि मैं सॉलिड वाले की बात कर रहा हूँ। लिक्विड है, ठीक है। ये भी क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड है। एथेनॉल भी क्या है, लिक्विड है। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। इतना क्लियर है। और साथ में क्या लगा है, परसेंटेज, परसेंटेज लगा हुआ है। इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन है जो कि इथेनॉल और वाटर से बना हुआ है, तो उसमें बेसिकली लिक्विड दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब मैं बाय वॉल्यूम इसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बाय वॉल्यूम इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 ml, अब पैक जो बनाते हैं 60 ml 90 ml, सुना है आप लोगों ने, है ना, बट सुना होगा आप लोगों ने, है ना। कुछ लोग 10 ml का पैक लेते हैं, चढ़े ना ज़्यादा, ठीक है ना। तो 10 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बताइए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो कितने ml का था, वो 100 ml का सॉल्यूशन था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे पास 100 ml का क्या था, 100 ml का सॉल्यूशन था। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट की बात करें तो मेरे पास सॉल्यूट क्या था, यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूट यहाँ पर क्या था जो कम मात्रा में था, वो क्या था, इथेनॉल। कितने ml का हो गया, 10 ml का हो गया। इतना क्लियर है। 10 ml अपन 100 ml इंटू 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 10%। तो सिंपल सी बात हो गई ना। मैंने कहा कि मेरे सॉल्यूशन में 10% इथेनॉल है, इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन में 10 ml क्या है, इथेनॉल है। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। और 90 ml क्या है, वाटर है। अगर उसी प्रकार से मैं सॉल्वेंट का निकालना शुरू कर दूं,
उसी प्रकार से अगर मैं सॉल्वेंट का निकालना शुरू कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट का, अगर आप सॉल्वेंट का निकालना शुरू कर देंगे तो 90 तो क्या है पानी है, 100 क्या है टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू है, 100 से अगर इंटू कर देंगे तो 90% क्या आ जाएगा सॉल्वेंट आ जाएगा। इतना क्लियर है, यस और नो? ठीक है, हालांकि ये चीज़ें आपको लग रही हैं कि रेडिकुलर चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन रेडिकुलर चीज़ें नहीं है, आपके एनसीईआरटी में बाकायदा क्या है बताया हुआ है ना। अब ये चीज़ें हमेशा यूज़ कहाँ होती है, ये चीज़ें हमेशा वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, लिक्विड सॉल्यूशन की होती है। सो वाइडली यूज्ड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इस तरीके का जो मेजरमेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन का, उसको लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बोला कि 35 ml ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, 35 ml ऑफ इथाइल ग्लाइकोल ये वाइडली यूज होता है। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी ऐसे देश में रहना है जहाँ पर 12 महीनों में से 8 महीने बर्फ़ रहती है और मुझे उस जगह क्या चलानी है, अपनी कार चलानी है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। अगर इंजन गर्म हो गया तो आग पकड़ लेगा, तो भाई सिंपल सी बात है उसको ठंडा करना पड़ेगा। अगर उसको ठंडा करना पड़ेगा तो कूलेंट की जरूरत होगी, ठीक है, लेकिन कूलेंट पहले ठंडा करता है। अगर मैं कूलेंट को उसमें रख रहा हूँ, ठंडा हो रहा है, तो हो सकता है कि कूलेंट ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अगर क्या हो गया फ्रीज हो गया तो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उससे मेरा इंजन काम करना बंद कर देगा। तो भाई मुश्किल हो गया, तो मुझे कुछ ना कुछ उस कूलेंट में ऐसा मिलाना पड़ेगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं 35 ml इथाइल ग्लाइकोल उस कूलेंट में मिला लूंगा, कूलेंट ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है -17.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब कि अगर उस इलाके में -10 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा जहां मैं रहता हूं, तो मेरी कार में अगर मैंने क्या कर रखा है, कूलेंट के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल मिला रखा है, तो उसके इंजन वो फ्रीज नहीं होगा। उसका इंजन फ्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको जमने के लिए -17.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और जहां मैं रह रहा हूँ कितना है, -10 डिग्री का सेल्सियस तापमान है, इसलिए मेरा इंजन कभी भी जमेगा नहीं। तो इसका मतलब कि आपने इथाइलिन ग्लाइकोल को कैसे यूज़ करा, एज ए एंटी फ्रीज। तो दुनिया में जहाँ पर भी ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर इंजनों को फ्रीज होने से बचाया जाता है, तो उसमें सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, और वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स सॉल्यूशन होता है। इतना क्लियर है? सॉल्यूशन हर जगह आपके लिए यूज़फुल ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, आपके लिए यूज़फुल नहीं हो सकता है। अब हम पहले से गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, हमें तो इंजन को ठंडा करना होता है, हमें ये टेंशन थोड़ी ना होता है कि हमारे इंजन में जो होगा वो कूलेंट क्या हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो भाई सिंपल सी बात है। अब इस प्रकार का सॉल्यूशन जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो आपके भारत में बहुत कम यूज़ होती होगी। हालांकि वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो दूध और पानी को अलग अलग करने के लिए भी क्या होता है, इसमें निकाला जा सकता है भाई कितना पानी जो है आपका दूध में कितना मिला हुआ है, वो वॉल्यूम परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। बोल सकते हैं हाँ भाई इसमें 50% दूध है और 50% पानी है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि 50% दूध है 50% पानी है, तो आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। मैं उसके वॉल्यूम परसेंटेज की क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 50 ग्राम पानी है 50 ग्राम क्या है दूध है, तो मैं मास परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर है? यस और नो? तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो वॉल्यूम परसेंटेज किसमें यूज होता है, वो उस सॉल्यूशन में यूज होता है जहाँ पर दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर है? यस और नो? और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होता है कि आपको ये सॉल्यूशंस के कुछ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। तो इसमें आप बेसिकली कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे, आप ही के एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल दे रखा है, जिसको एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में क्या जाता है, यूज किया जाता है। इतना क्लियर है? तो वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या है, एक प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना? यहां पर चीजें क्या हैं, हाँ, मास और वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन
सॉल्यूशन इन वॉल्यूम, सॉल्यूशन इन वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आया? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बस ठीक है। देखो मैंने बोला कि मेरे पास 10 ग्राम का मेरे पास चूना रखा हुआ है, ठीक है, आपको घर में चूना करना होता है, 10 ग्राम का चूना रख दिया। अब उस चूने को गलाने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे 90 ग्राम पानी चाहिए। तो बताओ उस सॉल्यूशन में चूना कितना है परसेंटेज का है, इतना क्लियर है? तो भाई सिंपल सी बात है, 100 ग्राम का तो होगा सॉल्यूशन, 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि अगर 10 ग्राम का चूना है तो 90 ग्राम का क्या होगा, पानी होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये सुनो, ज़्यादा ही हो सकता है कि नहीं है? ठीक है, आप ml में भी ले सकते हो, ग्राम में, सॉरी इसको आप ml में क्या, इसमें लीटर में लेना पड़ेगा, इसको आप लीटर में लेना पड़ेगा आपको 90 लीटर पानी, सॉरी 90 ml में ले लो, ऐसा करो, इसको ml में ले लो, ठीक है ना, ml में ले लो, लीटर बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो 10 ग्राम का आपने ले लिया सपोज, ठीक है ना, आपने बोला कि 10 ग्राम का मेरे पास है, उसको मैंने ml में लगा दिया, ठीक है ना, उतना पानी इसको डिजॉल्व होने के लिए चाहिए। तो जो सॉल्यूशन आपको बनेगा, तो इसमें यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाले में आपने देखा होगा कि इससे पहले या तो आप ग्राम यूज़ कर रहे थे, या फिर आप क्या कर रहे थे, लीटर यूज़ कर रहे थे। इसमें आप मास के लिए ग्राम यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए लिक्विड के क्या कर रहे हैं, ml यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इतना क्लियर है? ओके, क्लियर है इतना? यस और नो? ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या है, एक तरीका है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इसी को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं आप ध्यान रखें कि अग्नि डिफेंस एकेडमी में आप लोग को केमिस्ट्री के लिए जो भी पढ़ना है आप हमसे जुड़े रहेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिंक में हमारा नंबर दिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।